का संधि में पहली संधि स्टार्ट करते हैं। स्वर संधि में जो पहली संधि है आपकी वो कौन सी है? दीर्घ संधि। कल मैंने आपको संधि क्या होती है इसके बारे में बताया था और संधि में कैसे आप वर्णों का योग करवाते हो इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और स्वर संधि कितने प्रकार की होती है ये मैंने आपको बताया था। और स्वर संधि के नियम मैंने आपको बताए थे कि जो स्वर संधि में दीर्घ संधि के जो नियम होते हैं वो, गुण संधि के जो नियम होते हैं वो, यण संधि के नियम जो होते हैं वो, वृद्धि संधि के नियम और अयादि संधि के नियम। ठीक, मैंने आपको बोला था कि स्वर संधि में आपने करना क्या होता है, स्वरों का योग किससे करवाना होता है? स्वरों से। मतलब पहले पद का अंतिम वर्ण भी आपका क्या था? स्वर था। और दूसरे पद का पहला वर्ण भी आपका क्या था? स्वर था। और उन्हीं के योग से आपको क्या मिल रहा था? स्वर मिल रहा था। इसे ही आप क्या बोलते हैं? स्वर संधि बोलते हैं। और स्वर संधि मैंने आपको बोला था कि जो पूरी स्वर संधि है, जब आप 11 स्वरों का योग 11 स्वरों से करवाते हैं, टोटल 121 प्रकार से जो आप योग करवाते हैं, उन्हीं को आपने 5 भागों में बांट दिया है। सबसे पहला जो है आपका दीर्घ संधि। इसी दीर्घ संधि को आपने समझना है आज कि दीर्घ संधि में कैसे आप उसका संधि विग्रह करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं और कैसे आप उसमें संधि को पहचानते हैं। अगर आपने संधि को पहचानना है तो उसके लिए दीर्घ संधि की आपकी पहचान होती है। पहचान वही होती है जो नियम से आपका बदलाव या फिर विकार उत्पन्न होता है। ठीक, तो दीर्घ संधि के नियम मैंने आपको बताए थे कि जब पहले पद का अंतिम वर्ण क्या होगा? अ या आ होगा और ये योग करेगा दूसरे पद के पहले वर्ण अ या आ से, तो उस केस में विकार रूप में या फिर इनके योग से आपको क्या मिलेगा? आ मिलेगा। ठीक, इसी को आप लिखते हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि जब पहले पद का अंतिम वर्ण अ हो और दूसरे पद का पहला वर्ण अ हो तो इनके योग से आपका क्या मिलता है? आ। या आप ये बोल सकते हैं कि पहले पद का अंतिम वर्ण अ हो और दूसरे पद का पहला वर्ण आ हो तो इनके योग से भी आपको क्या मिलता है? आ। या फिर पहले पद का अंतिम वर्ण आ हो और दूसरे पद का पहला वर्ण अ हो तो इनके योग से भी आपका क्या मिलता है? आ। या फिर पहले पद का अंतिम वर्ण आ और दूसरे पद का पहला वर्ण आ हो तो इनके योग से आपको क्या मिलता है? आ मिलता है। यही चीज आपका किसके साथ होगा? छोटी ई और बड़ी ई के साथ होगा। क्यों? जब देखो पहला जो नियम है, पहले पद का अंतिम वर्ण जब अ या आ योग करता है दूसरे पद के पहले वर्ण अ या आ से, तो इनके योग से आपको क्या मिलता है? आ मिलता है। वही दूसरी चीज इसमें क्या मिलती है? देखो, जब छोटी और बड़ी का योग, मतलब पहले पद का अंतिम वर्ण क्या होगा? छोटी और बड़ी होगा। ये योग करेगा किससे? दूसरे पद के पहले वर्ण छोटी और बड़ी से। जब पहले पद का अंतिम वर्ण छोटी या बड़ी हो, ये योग करेगा दूसरे पद के पहले वर्ण छोटी और बड़ी से, तो इनके योग से जो बदलाव उत्पन्न होगा, जो विकार रूप आपको मिलेगा, वो किसका मिलेगा? बड़ी का। वैसे ही अगर आप इसको ओपन करना है तो एक बार छोटी लिखेंगे, उधर भी छोटी, फिर छोटी के साथ बड़ी का योग, फिर बड़ी के साथ छोटी का योग, फिर बड़ी के साथ बड़ी का योग। ठीक, और सब जगह आपको क्या मिलेगा? बड़ी मिलेगा। तीसरा जो नियम है, जब छोटाऊ या बड़ाऊ का योग, जब आप छोटाऊ और बड़ाऊ का योग किससे करवाते हैं? छोटाऊ या बड़ाऊ से। कहने का मतलब यह है कि जब पहले पद का अंतिम वर्ण छोटाऊ या बड़ाऊ होगा, वो योग करेगा दूसरे पद के पहले वर्ण छोटाऊ या बड़ाऊ से, तो इनके योग से जो विकार उत्पन्न होगा, जो बदलाव रूप आपको मिलेगा, वो किसका मिलेगा? बड़ाऊ का मिलेगा। समझ रहे हैं? तो इसी के बारे में हमने पढ़ना है आज, दीर्घ संधि के बारे में। तो अब इस दीर्घ संधि की आपको पहचान पता होनी चाहिए कि दीर्घ संधि की पहचान क्या होती है। दीर्घ संधि की जो पहचान होती है वो इनका विकार रूप होता है। जब आप वर्णों का योग करवा रहे थे, वर्णों का योग करवाने के बाद जो आपके पास विकार रूप में नया वर्ण मिलता है या बदलाव होकर नया वर्ण मिलता है, वही दीर्घ संधि की आपकी क्या होती है? पहचान। और दीर्घ संधि की पहचान में आप क्या देखेंगे? उस शब्द में आ की मात्रा, कोई भी आपके पास शब्द होगा उनमें कोई जो वर्ण होगा, उस वर्ण में या तो आ की मात्रा होगी या स्वयं वहां पे क्या होगा? आ होगा। या फिर आप उस शब्द में पहचान किसकी देखेंगे? बड़ी की मात्रा। या फिर आप उस शब्द में किसकी पहचान देखेंगे? बड़ाऊ की मात्रा। समझ रहे हैं? और जहां पे आपको आ की मात्रा मिलेगी वहीं से आप उस शब्द को तोड़ेंगे। जहां पे आपको बड़ी की मात्रा मिलेगी वहीं से आप उस शब्द को तोड़ेंगे। और जहां पे आपको बड़ाऊ की मात्रा मिलेगी वहीं से आप उस शब्द को तोड़ेंगे। लेकिन जब आप शब्द को तोड़ेंगे तो शब्द को तोड़ने के बाद आपके पास दो पद मिलेंगे, एक आपका पहला पद और एक आपका दूसरा पद। तो आपने इस तरीके से उस मात्रा को तोड़ना है। समझना मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जो भी आपके पास शब्द होगा उस शब्द में कहीं ना कहीं क्या होगी? आ की मात्रा।
कहीं ना कहीं क्या होगी, बड़ी की मात्रा, या फिर कहीं क्या होगी, बड़ाऊ की मात्रा। तो आप क्या करेंगे, जहां पे शब्द में आपको आ की मात्रा दिख गई है, बड़ी की मात्रा दिख गई है या बड़ाऊ की मात्रा दिख गई है, वहीं से उस शब्द को दो भागों में तोड़ देंगे। एक होगा आपका पहला पद और एक होगा आपका दूसरा पद। लेकिन यह ध्यान रखेंगे कि जब आप आ की मात्रा को तोड़ेंगे, या जब आप बड़ी की मात्रा को तोड़ेंगे, या जब आप बड़ाऊ की मात्रा को तोड़ेंगे, तो दोनों तरफ आपके पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण, या फिर आप बोल सकते हो कि आमने सामने के वर्ण आपके सजातीय वर्ण होने चाहिए। कहने का मतलब, आमने सामने के वर्ण सजातीय का मतलब, देखो सजातीय वर्णों की जो संख्या होती है हिंदी वर्णमाला में, जाति के आधार पर अगर आपने स्वरों का वर्गीकरण करना है तो दो प्रकार से होता है, एक आपका सजातीय और एक आपका विजातीय। सजातीय स्वर जो होते हैं वो अ और आ, छोटी और बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये होते हैं आपके सजातीय स्वर। तो उस शब्द को आप इस तरीके से तोड़ेंगे कि आमने सामने, आमने सामने इसलिए बोला क्योंकि पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण और बीच में क्या होगा, योग का साइन। तो ये आमने सामने के जो वर्ण होंगे ये क्या होने चाहिए, सजातीय होने चाहिए। कहने का मतलब, यहाँ पे ओ, यहाँ पे ओ हो सकता है, यहाँ पे ओ, यहाँ पे आ हो सकता है, यहाँ पे आ, यहाँ पे ओ हो सकता है, या फिर यहाँ पे आ और यहाँ पे आ हो सकता है। समझ रहे हैं? तो दीर्घ संधि के आप नियम समझ गए हैं कि दीर्घ संधि के नियम कौन से हैं, दीर्घ संधि में योग किस किस का होता है, दीर्घ संधि की पहचान क्या होती है। अब देखो, जो दीर्घ संधि के शब्द होते हैं, इन्हीं शब्दों के बारे में हमने पढ़ना है, इन्हीं शब्दों का हमने विग्रह करना है। दो तरीके से आपके पास क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक तो होगा कि आपसे संधि की पहचान करना, और दूसरा होगा कि संधि का विग्रह करना या फिर विच्छेद करना। कोई शब्द दिया होगा, उसका आपने सही सही विच्छेद पहचानना होगा। क्यों? आपने खुद तो करना नहीं होगा, आपके पास शब्द होगा, उसके चार संधि विच्छेद दिए होंगे, संधि विग्रह दिए होंगे, उन चार ऑप्शनों में से आपने एक सही ऑप्शन को चुनना होगा। दूसरा, आपके पास कोई शब्द होगा, उस शब्द में आपने संधि को पहचानना होगा। ठीक है? अब होता क्या है, देखो हम बचपन से संधि पढ़ते हैं, स्कूल में हम हिंदी पढ़ते हैं, तो होता यह है कि बहुत सारे शब्द हमने क्लासों में पढ़े हुए होते हैं, छठी क्लास में, सातवीं क्लास में, आठवीं क्लास में, नवीं क्लास में, 10वीं क्लास में। तो हम लोग नियमों को साइड रख देते हैं और जो पुरानी चीजें हमने पढ़ी होती हैं उन्हीं को हम ध्यान में रखते हैं। और जब नियम की जरूरत होती है, तो जब एक्चुअल में कोई शब्द आता है जहां पे नियम की जरूरत लगनी होती है, या जिन शब्दों को हमने कभी सुना नहीं होता है, फिर वहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो भी शब्द होगा उसको आप नियम के हिसाब से तोड़ोगे। ठीक, जैसे इसमें मैं एक एक शब्द करके आपको लिख रहा हूं, उसकी पहचान बताऊंगा, कहां से उस शब्द को तोड़ना है वो बताऊंगा, और कैसे आपने सजातीय वर्णों में उस शब्द को तोड़ना है ये बताऊंगा। जैसे एक शब्द है, देखो इसमें अभयारण्य। ठीक, अब समझना, पहले तो देखो अभयारण्य जो शब्द है, एक शब्द है इसमें अभयारण्य, अभयारण्य। ठीक, शब्द शुद्धि में बहुत ज्यादा ये शब्द पूछा जाता है, अभयारण्य। वैसे देखो बहुत सारे लोग इसको गलत तरीके से लिखते हैं, और गलत तरीके से ये है कि अभयारण्य, मतलब इसमें भौ क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं, उस भौ को आधा करके लिखते हैं और तब जाके अभयारण्य लिखते हैं। तो वो भौ जो आधा है वो अभयारण्य है, अभयारण्य, अभयारण्य, भौ आधा, अभयारण्य। लेकिन इसमें अभयारण्य जो शब्द है, इसमें भौ आधा नहीं होता है, बल्कि भौ क्या होता है पूरा, इसको हम बोलते हैं अभयारण्य, अभय योग अरण्य। अभय का मतलब बिना डर के, अरण्य का मतलब जंगल, ऐसा जंगल जिसमें डर नहीं है। ठीक, तो अब देखना दूसरी चीज, देखो इस शब्द में, इस शब्द में मैंने इस भौ के ऊपर एक जो बिंदु लगाई है, उस बिंदु के ऊपर से मात्रा नहीं लगाई है, उस मात्रा को हम क्या बोलते हैं, सिरोरेखा। किसी भी शब्द के ऊपर अगर आपको जो मात्रा लगाई जाती है, लाइन जो डाली जाती है, किसी भी शब्द के ऊपर जो लाइन डाली जाती है, सॉरी मात्रा बोल रहा हूं, ये शब्द है देखो अभयारण्य। ये जो शब्द अभयारण्य है, इस अभयारण्य में पहले तो मैंने आपको बोला कि इसका जो शुद्ध रूप है वो, इसका शुद्ध रूप इसमें भौ पूरा होता है, इसका जो अशुद्ध रूप है उसमें भौ आधा होता है। ठीक, बहुत सारे लोग अभयारण्य को इस तरीके से लिख देते हैं अभयारण्य, वो अभयारण्य होगा, वो अभयारण्य नहीं होगा। ठीक, ये क्या होगा, इसका अशुद्ध रूप होगा। दूसरी चीज मैंने आपको बोला कि इस भौ के ऊपर बिंदु लगी है, इस भौ को लिखते समय बिंदु लगी है। किसी भी वर्ण को लिखते समय अगर आपकी ऊपर बिंदु लगती है तो उस बिंदु के ऊपर से कभी भी सिरोरेखा नहीं गुजरती है। ठीक, इसीलिए ये जो लाइन है इसको हम सिरोरेखा बोलते हैं, शब्दों के ऊपर जो लाइन डालते हैं, जो रेखा डालते हैं, उसको हम सिरोरेखा बोलते हैं। तो इस भौ के ऊपर, पूरे के ऊपर सिरोरेखा नहीं गई है, क्यों? क्योंकि उसको लिखते समय ऊपर हमने किसका प्रयोग किया है, बिंदु का प्रयोग किया गया। दूसरी चीज, सबसे पहले इस शब्द की पहचान करो, इस शब्द में कौन सी संधि है उसकी आप पहचान करो।
तो दीर्घ संधि हम पढ़ रहे हैं, तो दीर्घ संधि की पहचान आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा और बड़ाऊ की मात्रा है। आ की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है और बड़ाऊ की मात्रा है। तो इसमें देखो हमें आ की मात्रा दिख रही है और आ की मात्रा किसके ऊपर दिख रही है? यौ के ऊपर। तो हमने उस मात्रा को छोड़ के, क्यों? क्योंकि वो मात्रा कैसे बनेगी? पहले पद के अंतिम वर्ण और दूसरे पद के पहले वर्ण के योग से बनेगी। और यहाँ पे यौ के ऊपर पहचान किसकी मिली? आ की। इसका मतलब हमने संधि करके क्या बनानी है? आ की मात्रा। और आ की मात्रा कैसे बनेगी? पहले पद के अंतिम वर्ण का और दूसरे पद के पहले वर्ण का योग करके। अगली चीज मैंने आपको बोला कि जब आपने दीर्घ संधि के शब्द को तोड़ना है, दो पदों में जब आप तोड़ोगे तो दोनों ही पद के आमने सामने के वर्ण क्या होने चाहिए? सजातीय वर्ण होने चाहिए। दूसरी चीज, इस आ को प्राप्त कैसे किया जा सकता है दीर्घ संधि में? पहले पद का अंतिम वर्ण ओ या आ और दूसरे पद का पहला वर्ण ओ या आ। तो यौ के ऊपर जो स्वर था उसको हमने यहां लिख दिया। तो अब क्या बचा हमारे पास? यहां अभय। क्या बचा? अभय। अभय का मतलब है बिना डर के। और फिर देखो आ की मात्रा अगर हमने आ बनाना है तो पहले पद का अंतिम वर्ण यौ में स्वर किसका है? अ का। तो दूसरे पद का पहला वर्ण भी क्या होना चाहिए? ओ या आ होना चाहिए। तो आरण्य नहीं होगा। और उसी दूसरे पद का पहला वर्ण जब ओ या आ होना चाहिए तो उसी स्वर से आप शुरू करेंगे। तो इसको आप क्या लिखेंगे? अरण्य। क्या लिखेंगे? अरण्य। तो ये बनेगा अभय योग अरण्य। ठीक। अब देखो अगर इससे हमने पहले वाला स्वर प्राप्त करना है, सॉरी पहले वाला शब्द प्राप्त करना है, तो कैसे हम पहले वाला शब्द प्राप्त करेंगे? सुनना। ये क्या हो गया? अ। उसके बाद इस भ में स्वर किसका है? अ का। उसके बाद इस य में स्वर किसका है? अ का। अब ये योग करेगा किससे? यहाँ पे अ से। उसके बाद इस र में जो स्वर है वो किसका है? अ का। फिर आपका देखो अण जो है वो क्या है? आधा। और फिर आपके पास य है और य में स्वर किसका है? आपका औ का। समझ रहे हैं? अब क्या करेंगे आप? पहले पद का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है? अ। दूसरे पद का जो पहला वर्ण है वो क्या है? अ। इस अ और औ के योग से आपका क्या बनेगा? आ। समझ रहे हैं? अब क्या होगा? देखो ये आपका रहा क्या? अ। इस भ में किसका स्वर है? अ का। ये आपका रहा भ। इस य में अब स्वर अ का नहीं, अ और अ के योग से आ बन गया है। तो इस य में स्वर किसका रहेगा? आ का। फिर ये र में स्वर किसका रहेगा? अ का। फिर आधा अणो है, आगे वाले से स्वर नहीं ले सकता, आगे खुद क्या है? आधा है। यो अपना स्वर इसको दे नहीं सकता क्योंकि यो के पास स्वर ही नहीं है। यो तो खुद आगे से स्वर ले रहा है, तो अणो क्या रहेगा? आधा रहेगा। और यो इस तरीके से क्या होगा? अव्यारण। समझ रहे हैं? ठीक। इसके बाद कौन सा शब्द लिखा है? इसके बाद जो शब्द लिखा है देखो रामायण। अब समझना, ये शब्द है आपका रामायण। अब इस रामायण शब्द का विग्रह हम तीन तरीके से करते हैं। एक तो इसमें व्यंजन संधि का नियम लगता है। व्यंजन संधि का नियम ये लगता है भाई, जहां पे मैंने आपको स्टार्टिंग में जब मैं कल आपको संधि पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बोला था कि प्रधान संधि और गौण संधि। ठीक। प्रधान संधि का मतलब है कि जिन वर्णों का योग हो रहा है, अगर बदलाव भी वहीं पे हो रहा है तो उसको हम प्रधान संधि बोलते हैं, बदलाव किसी अन्य जगह भी हो रहा है तो उसको हम गौण संधि बोलते हैं। तो रामायण शब्द में न का लास्ट में क्या बन जाता है? अण बन जाता है। वो व्यंजन संधि का एक नियम है कि यदि न से पहले कहीं पर को भी मूर्धन्य री, र या फिर श मिलता है तो न का क्या हो जाता है? अण हो जाता है। ठीक। अब समझना इस रामायण शब्द का विग्रह कैसे करते हैं। इस रामायण शब्द का विग्रह एक हम राम योग अयंत करते हैं और दूसरा विग्रह हम इसका करते हैं रामय योग अयन, सॉरी रामय योग अन। एक तो विग्रह होता है राम योग अयन और एक विग्रह होता है रामय योग अन। जब हम रामय योग अन करते हैं तो इसमें जब अयादि संधि में अय का योग किसी भी स्वर के साथ होता है तो अय किस में बदल जाता है? आय में बदल जाता है और सामने वाले की क्या लग जाती है? मात्रा लग जाती है। बताया था मैंने आपको। तो वहां से फिर नौ का आपका क्या हो जाता है? अण। लेकिन जब भी आपके पास रामायण शब्द आएगा, जब भी आपके पास शब्द रामायण आएगा तो हमेशा वहां पे आप क्या बोलेंगे? दीर्घ संधि बोलेंगे। और दीर्घ संधि के हिसाब से कैसे ये टूटता है मैंने बोला राम योग अयन, राम योग अयन। ठीक। अब क्या होगा? देखो इस र में जो स्वर है वो किसका है? आ का। इस म में जो स्वर है वो किसका है? अ का। उसके बाद क्या है? अ। फिर क्या है आपका? य में स्वर किसका है? अ का। फिर क्या है आपका? न में स्वर किसका है? अ का। ठीक। तो पहले पद का अंतिम वर्ण क्या हो गया? अ। दूसरे पद का पहला वर्ण क्या हो गया? अ। इस अ और अ के योग से आपको क्या मिलेगा? आ। ठीक। तो अब देखो र में आ का स्वर क्या हो गया? रा। इस म में आ का स्वर क्या हो गया? मा।
इस य में अ का स्वर क्या हो गया, य। ये लास्ट में नौ का क्या हो जाता है, अण हो जाता है। ठीक, ये क्यों, मैंने आपको बोला कि यदि किसी भी शब्द में नौ से पहले कहीं पर को भी री, र या फिर स आता है तो वो नौ किस में बदल जाता है, अण में आदेश हो जाता है। ठीक, तो रामायण शब्द को इस तरीके से आप इसका विग्रह कर सकते हैं। ठीक, इसमें देखो एक शब्द मैंने आपको बोला, एक शब्द है आपका कौन सा, भूर्ध्व। ठीक है, अब समझना इस भूर्ध्व शब्द का विग्रह कैसे करेंगे। ठीक, सबसे पहले तो आप इसकी पहचान मुझे बताओ, इसकी पहचान कहां पे दिख रही है, भ के ऊपर, और भ के ऊपर क्या है, बड़ाऊ की मात्रा। भ के ऊपर क्या है, बड़ाऊ की मात्रा। तो आपको पता होना चाहिए कि दीर्घ संधि में बड़ाऊ की मात्रा कैसे मिलती है। दीर्घ संधि में बड़ाऊ की मात्रा मिलती है जब पहले पद का अंतिम वर्ण छोटाऊ या बड़ाऊ हो और योग करता है दूसरे पद के पहले वर्ण छोटाऊ या बड़ाऊ से, तो उनके योग से आपको जो मात्रा मिलती है वो किसकी मिलती है, बड़ाऊ। ठीक, फिर मैंने बोला कि जहां पे आपको मात्रा मिल रही है, जहां पे आपको मात्रा मिल रही है वहीं से उस शब्द को तोड़ दीजिए। आपके पास जो मात्रा मिल रही है वो भ के ऊपर मिल रही है, तो भ से ही आप इस शब्द को तोड़ेंगे, मतलब पहले पद का जो पहला पद होगा वो यहीं पे होगा, वो क्या होगा, भ। ठीक, लेकिन जो बड़ाऊ की मात्रा है वो भ से थोड़ी मिलेगी, भ में तो स्वर किसका है, अ का है, तो इसका मतलब भ में भी स्वर किसका होना चाहिए, छोटाऊ या बड़ाऊ का होना चाहिए, तो यहाँ पे स्वर किसका होगा, बड़ाऊ का। भू, भू मतलब किससे बोलते हैं, जमीन से, समझ रहे हैं, जमीन का पर्याय रूप इसको हम बोल सकते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरे पद का पहला वर्ण क्या होगा, दूसरे पद का पहला वर्ण छोटाऊ या बड़ाऊ होगा। क्यों, क्योंकि विकार रूप में आपको क्या मिला है, बड़ाऊ। बड़ाऊ कैसे मिलता है, पहले पद के अंतिम वर्ण छोटाऊ या बड़ाऊ का योग जब दूसरे पद के पहले वर्ण छोटाऊ या बड़ाऊ से हो, तो दूसरे पद का पहला वर्ण बड़ाऊ होगा और वहीं से उसको शुरू कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ऊर्ध्व। तो ये क्या हो जाएगा, भू धन ऊर्ध्व, भू योग ऊर्ध्व। जब इसको पहले वाला स्वर प्राप्त, पहले वाला शब्द प्राप्त करना होगा तो कैसे करोगे, इस भ में जो स्वर होगा वो किसका होगा, बड़ाऊ का। फिर यहाँ पे क्या होगा, बड़ाऊ होगा। फिर यहाँ पे ध क्या होगा, आधा होगा। फिर यहाँ पे र क्या होगा, आधा होगा। फिर व में स्वर किसका होगा, अ का। समझ पा रहे हैं, तो पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है, बड़ाऊ। दूसरे पद का पहला वर्ण क्या है, बड़ाऊ। बड़ाऊ और बड़ाऊ के योग से क्या मिलेगा, बड़ाऊ। तो इस भ में स्वर किसका जाएगा, बड़ाऊ का। फिर उसके बाद ध क्या है, आधा। फिर र भी क्या है, आधा। र आधा होता है तो आगे वाले के ऊपर बैठ जाता है, आगे पूरा वर्ण क्या है, वो, तो इसके ऊपर बैठ जाएगा र। समझ रहे हैं, भूर्ध्व। इसी में देखो अगला जो शब्द है, अगला शब्द मैंने आपको बोला कि एक शब्द मैंने बोला सिंधुर्मी। ठीक है, अब समझना, एक शब्द आपके पास है सिंधुर्मी, सिंधुर्मी। ठीक, अब ये जो शब्द है ये आपका किसका है, दीर्घ संधि का एक शब्द है। दीर्घ संधि की इसमें पहचान दिख रही है, और दीर्घ संधि की पहचान किसके ऊपर दिख रही है, यहाँ पे ध के ऊपर ना। ध में किसकी मात्रा लगी है, बड़ाऊ की। अब तो विकार रूप आपने किसका बनाना है, बड़ाऊ का। जब विकार रूप आपने बड़ाऊ का बनाना है, संधि का योग करके आपने बड़ाऊ बनाना है, तो बड़ाऊ कैसे मिलता है, पहले पद का अंतिम वर्ण क्या होगा, छोटाऊ या बड़ाऊ। दूसरे पद का पहला वर्ण कैसे होगा, छोटाऊ या बड़ाऊ। तो जब पहले पद का अंतिम वर्ण छोटाऊ या बड़ाऊ हो, वो योग करेगा दूसरे पद के पहले वर्ण छोटाऊ या बड़ाऊ से, तो उनके योग से आपको क्या मिलेगा, बड़ाऊ मिलेगा। ठीक, तो अब देखो ये बड़ाऊ की मात्रा थी किसके ऊपर, ध के ऊपर, तो वहां तक इसको ऐसे ही लिख दो पहले। अब क्या लिखोगे आप, सिंध। अब क्या लिखोगे आप, सिंध। अब बहुत लोगों के दिमाग में होगा कि सिंध भी तो एक शब्द होता ही होता है, लेकिन हमें यहाँ पे स्वर अ का मिल रहा है, और अ के स्वर से बड़ाऊ तो मिलता नहीं। हमें जो बड़ाऊ मिलता है ये छोटाऊ और बड़ाऊ से मिलता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंधु। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंधु। अब ये योग किससे करेगा, छोटाऊ और बड़ाऊ से, क्योंकि विकार रूप किसका है, बड़ाऊ का है। तो अब यहाँ पे आपके पास छोटाऊ या बड़ाऊ, आप वहीं से उस शब्द को शुरू करेंगे, तो यहाँ पे उर्मी नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे क्या होगा, उर्मी। उर्मी का मतलब किससे होता है, लहर से, मतलब सिंधु नदी की लहर। समझ रहे हैं। अब इससे पहले वाला शब्द प्राप्त करना है, तो देखो इस सौ में जो स्वर है वो किसका है, छोटी का। फिर आपके पास क्या है, न में नीचे हलंत, क्यों, आधा नौ को ऐसे लिखोगे। फिर आपके पास क्या है, ध। ध में स्वर किसका है, बड़ाऊ का, सॉरी, ध में स्वर किसका है, छोटाऊ का। उसके बाद फिर आपका क्या है, बड़ाऊ। फिर यहाँ पे देखो रेफ, मैंने बोला रेफ मतलब रॉ का आधा वो आगे वाले के ऊपर बैठता है, तो क्या होगा यहाँ पे, रॉ। फिर आपका म, और म में स्वर किसका, ई का। समझ गए, पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है, पहले पद का अंतिम वर्ण उ, दूसरे पद का पहला वर्ण उ,
इनके योग से आपको क्या मिलेगा, बड़ा ओ मिलेगा। ठीक है, अब कैसे होगा, इस 100 में ई का स्वर, 100 में ई का स्वर क्या हो जाएगा, सी। अब ये 9 आगे से स्वर ले नहीं पाएगा क्योंकि आगे वाला खुद अधूरा है, तो ये 9 क्या हो जाएगा, आधा। इस ध में स्वर किसका मिलेगा, बड़ा ओ का, तो क्या हो गया, ये र आधा है तो वो आगे वाले के ऊपर रेप बनेगा और आगे वाला पूरा क्या होगा, मी के ऊपर रेप बन जाएगा, तो सिंधु। समझ रहे हैं, ठीक। इसके बाद देखो, इसी में अगला जो शब्द है वो है आपका कपीस। अगला जो शब्द है वो क्या है, कपीस। इसका आपने विग्रह करना है। सबसे पहले इसकी पहचान देखो, इसकी जो पहचान आपको दिख रही है, इसकी पहचान कहाँ पे दिख रही है, पौ के ऊपर जो है वो बड़ी की मात्रा है, पौ के ऊपर जो है वो क्या है, बड़ी की मात्रा। तो बड़ी की मात्रा कैसे बनती है, पहले तो ये बताओ। बड़ी की मात्रा जो बनती है वो पहले पद के अंतिम वर्ण, पहले पद का अंतिम वर्ण छोटी या बड़ी होना चाहिए और दूसरे पद का पहला वर्ण भी छोटी या बड़ी होना चाहिए। ठीक, अब ये जो बड़ी की मात्रा है ये है किसके ऊपर, पौ के ऊपर, तो पहले शेष भाग को ऐसे लिख दो। तो कप, अगर चलो कप हमने मान भी लिया कोई शब्द है, तो लेकिन भाई विकार रूप तो बड़ी का मिल रहा है, और बड़ी किससे मिलता है, छोटी और बड़ी के योग से। तो पौ में स्वर किसका दोगे, छोटी या बड़ी का। तो अब देखो यहां पे आपके पास एक होता है कपि योग ईश, और एक होता है आपका कपि योग ईश, और एक होता है आपका कपि योग ईश, और एक होता है आपका कपि योग ईश। तो हमेशा ध्यान रखना, जो ईश और ईश्वर होता है, जो ईश और ईश्वर होता है, जैसे आप ईश्वर लिख रहे हैं और अगर आप क्या लिख रहे हैं, ईश, तो इनमें हमेशा बड़ी वाली ई होती है। लेकिन यदि आप इच्छा लिख रहे हैं, इच्छा, और आप क्या लिख रहे हैं, इंद्र, इंद्र लिख रहे हैं, तो इसमें कौन सी ई होगी, छोटी ई होगी। ठीक है, तो अब यहां पे देखो आपके पास इस क में यहां पे कपि जो होगा वो कपि नहीं होगा, क्या होगा, कपि, और ई क्या होगा, इस नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ईस। तो ये वाला रूप इसका क्या होगा, शुद्ध होगा। अगर कपीस में वो ऑप्शन देगा तो इसी तरीके से 4 ऑप्शन देगा, ताकि हम खुद ही कंफ्यूज जाएं। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे शब्द शुद्धि में हमारे पास क्या होता है, शब्द शुद्धि में ऐसे शब्दों को देता है, हमें लगता है कि ये भी शुद्ध होगा और ये भी शुद्ध होगा। जहां पे ऐसा होता है तो वहां पे उसका विग्रह करके देख लेना, ठीक है, वहां से थोड़ा बहुत चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो अब इस पौ में स्वर किसका होगा, ई का। अब ये योग करेगा। अब मैंने आपको बोला कि आगे, क्योंकि विकार रूप आपको बड़ी का मिल रहा है, तो दूसरे पद का पहला वर्ण छोटी या बड़ी होगा। तो बड़ी से शुरू करोगे तो ईस होगा, छोटी से शुरू करोगे तो ईस होगा, तो क्या होगा, ईस। तो कपि योग ईस। जब इसमें से मूल शब्द को प्राप्त करोगे तो क में स्वर किसका है, अ का। फिर आपके पास पौ में स्वर किसका है, छोटी ई का। फिर आपके पास क्या है, बड़ी, और सौ में जो स्वर है वो स्वर किसका है, अ का। पहले पद का अंतिम वर्ण क्या होगा, ई। दूसरे पद का पहला वर्ण क्या होगा, बड़ी। तो छोटी और बड़ी के योग से क्या मिलता है आपको, बड़ी। ठीक, तो अब इस क में अ का स्वर मिला तो क्या हो गया, क। पौ में बड़ी का स्वर मिला तो क्या हो गया, पी। इस श में अ का स्वर मिला तो ये क्या हो गया, स। तो ये क्या हो गया, कपीस। ठीक, उसके बाद एक और शब्द, एक शब्द था यहाँ पे देखो कविंद्र, एक शब्द था यहाँ पे कविंद्र। ठीक, अब ये शब्द है आपका कविंद्र। इस कविंद्र में सबसे पहले मुझे आप इसकी पहचान बताओ। इसकी जो पहचान है वो कहाँ है, व के ऊपर, और व के ऊपर किसकी मात्रा है, बड़ी की। तो जब व के ऊपर बड़ी की मात्रा है, जब व के ऊपर बड़ी की मात्रा है तो आप क्या करोगे, व के ऊपर बड़ी की मात्रा है तो इस बड़ी की मात्रा को ही तोड़ोगे। और बड़ी की मात्रा बनती कैसे है, पहले पद का अंतिम वर्ण छोटी या बड़ी होगा, योग करेगा दूसरे पद के पहले वर्ण छोटी या बड़ी से, तब जाके आपको क्या मिलेगी, बड़ी की मात्रा मिलेगी। अब देखो ये बड़ी की मात्रा किस वर्ण के ऊपर है, पहले तो शेष भाग को वैसे लिख दो, किसके ऊपर है, व के ऊपर है, तो इसको आप ऐसे लिख देंगे क। समझ रहे हैं, उसके बाद फिर आप योग का चिन्ह लगाएंगे। अब आपको पता है कि भाई जो बड़ी की मात्रा आपको मिल रही है उसमें तो पहले पद का अंतिम वर्ण फिर छोटी या बड़ी होना चाहिए। यहाँ तो पहले पद का अंतिम वर्ण अ है, तो कवि बनेगा या कवि बनेगा, कवि बनेगा, तो इसमें क्या होगी, छोटी की मात्रा, तो कवि योग। अब देखो यहां से आपको ई मिल गया, अब यहां से भी आपको छोटी या बड़ी होगा तभी तो आपका क्या मिलेगा, बड़ी बनेगा। तो अब जब छोटी के साथ शब्द शुरू करेंगे तो इंद्र होगा, बड़ी के साथ शब्द शुरू करेंगे तो इंद्र होगा। तो छोटी होगा या बड़ी होगा, छोटी होगा, तो यहाँ पे जो शब्द होगा वो क्या बनेगा, इंद्र। समझ गए हैं। अब इसको मूल रूप में प्राप्त करोगे तो सबसे पहले क में स्वर किसका है, अ का। फिर आपका क्या है, व।
व में स्वर किसका है, छोटी ई का। ये योग करेंगे किससे, छोटी ई से। फिर आपका क्या है, न आधा। अब देखो यहाँ पे द्र, इंद्र, ठीक है, यहाँ समझना, ये न, यहाँ पे देखो इंद्र, मैंने आपको बोला कि हमेशा ऊपर वाला क्या होता है, आधा होता है, और नीचे वाला क्या होता है, पूरा होता है। ठीक, अब एक ही जगह पे दो दो चिन्ह अभी लगेंगे नहीं। ठीक, अब दो को जब आपने आधा करना है तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे इंद्र, अब ये क्या होगा, द आपका आधा, फिर आपका र, और र में स्वर किसका होगा, अ का। समझ रहे हैं? तो पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है, छोटी, योग किससे करेगा, छोटी से, तो छोटी और छोटी के योग से क्या बनता है, बड़ी। समझ रहे हैं? अब क में अ का स्वर होगा तो क्या बनेगा, क। व में बड़ी का स्वर मिलेगा तो क्या होगा, वी। आधा नौ है तो आधा न, आधा द है तो आधा द, और इसमें स्वर किसका है, र का। ठीक है, तो क्या होगा, कविंद्र। समझ गए हैं? अब देखो इसी में एक और शब्द, इसमें जो अगला शब्द है वो है फणीस। अगला जो शब्द है वो क्या है, फणीस। ठीक है, फणीस, फणी का मतलब क्या होगा, फणी को देखो, हाँ, फणी किसको बोलते हैं, फणी, फणी क्या होती है, किसको बोलते हैं, नाग, नाग, फणी, उसका जो फन, फणी, योग क्या होगा, ईस। अब समझना, यहाँ पे जो पहचान दिख रही है, यहाँ पे जो पहचान दिख रही है, वो पहचान किसके ऊपर दिख रही है, अणों के ऊपर पहचान दिख रही है। अणों के ऊपर पहचान किसकी है, बड़ी, बड़ी की पहचान है। अब बड़ी की पहचान है तो दीर्घ संधि में बड़ी कैसे बनती है, जब छोटी या बड़ी का योग छोटी और बड़ी से करवाते हो तो तब जाके आपको क्या मिलता है, बड़ी मिलता है। ठीक, अब देखो ये जो मात्रा थी वो किसके ऊपर थी, अणों के ऊपर। तो पहले तो इसको ऐसे ही लिख दो, क्या लिख दो, फण, फण लिख दो। लेकिन अणों में स्वर किसका है, अ का, हमें स्वर किसका चाहिए, छोटी या बड़ी का, तो इसमें स्वर बड़ी, छोटी का जाएगा, तो ये होगा फणी, योग। अब देखो दूसरे पद का पहला वर्ण आपके पास या तो छोटी होना चाहिए या बड़ी होना चाहिए। अब मुझे बताओ, छोटी से तो ईस होगा और बड़ी से क्या होगा, ईस होगा, तो क्या करोगे, बड़ी, तो फणी योग क्या होगा, ईस। वैसे ही जैसे अभी तक हम कर रहे थे, आप इसके भी मूल शब्द को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब एक दो शब्द और देखो। एक शब्द है देखो आपका रत्नावली, एक शब्द है आपका रत्नावली। ठीक है, इस रत्नावली का, जब आपने इस रत्नावली का विग्रह करना है तो सबसे पहले मुझे इसकी पहचान बताओ। इसकी पहचान नौ के ऊपर भी है, इसकी पहचान लौ के ऊपर भी है। जब आप लौ के ऊपर पहचान देंगे तो आगे फिर आपका कुछ नहीं बचेगा, आगे फिर आपका कुछ नहीं बचेगा। बड़ी की मात्रा बनाओगे तो बड़ी की मात्रा आगे योग करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। और रत्नावल अगर कोई शब्द चलो मान लो बन भी गया है रत्नावला, तो आगे तो कुछ नहीं होगा। समझ रहे हैं, क्लियर हो रहा है ना? तो अब यहाँ पे जो पहचान दिखेगी वो कहां पे मिलेगी, नौ के ऊपर। नौ के ऊपर पहचान किसकी है, आ की। तो दीर्घ संधि में आ की पहचान आपको कैसे मिलती है, दीर्घ संधि में आ की जो मात्रा है वो कैसे मिलती है, पहले पद का अंतिम वर्ण ओ या आ होना चाहिए, वो योग करेगा दूसरे पद के पहले वर्ण ओ या आ से। तो आ की मात्रा किसके ऊपर है, नौ के ऊपर है, तो शेष भाग को ऐसे लिख दो, ये क्या होगा, रत्न। अब हमारे पास रत्न एक सार्थक शब्द मिल गया है और इसमें पहले पद का अंतिम वर्ण हमको ओ मिल गया है। योग किससे करेगा, दूसरे पद के पहले वर्ण ओ या आ से। जब ओ का योग करवाएंगे तो अवली बनेगा, आ का योग करवाएंगे तो आवली बनेगा। तो क्या बनाओगे आप, अवली, क्या बनाओगे, अवली। तो ये क्या हो जाएगा, रत्न योग अवली, मतलब रत्नों की माला। समझ रहे हैं? फिर देखो इसमें एक शब्द था सुधांशु, एक शब्द था आपका सुधांशु, सुधांशु, ये आपका एक शब्द था सुधांशु। ठीक, ये मात्रा है आपकी, इस तरीके से एक शब्द है आपका सुधांशु। ठीक है, अब देखो यहां पे, अब आपके पास शब्द है सुधांशु। सबसे पहले मुझे बताओ इस शब्द में आपको पहचान कहां दिखी है, ध के ऊपर। कहां दिखी है, ध के ऊपर। तो ध के ऊपर आपको जो पहचान दिखी है वो किसकी पहचान दिखी है, आ की। और दीर्घ संधि में आ कैसे बनता है, पहले पद का अंतिम वर्ण ओ या आ योग करेगा दूसरे पद के पहले वर्ण ओ या आ से। ठीक, तो जब ऐसा होगा तो पहले पद का अंतिम वर्ण, अब आ की जो मात्रा थी वो किसके ऊपर थी, धौ के ऊपर। तो शेष भाग को पहले मैंने बोला ऐसे लिखो, तो ये क्या होगा, शुद्ध, क्या होगा, शुद्ध। अब शुद्ध कोई शब्द नहीं होता है तो यहाँ पे क्या होगा, सुधा, क्योंकि आपके पास ओ या आ का योग जब ओ या आ से होता है तो तब जाके आ मिलता है। तो पहले पद का अंतिम वर्ण आपको आ मिल गया, योग करेगा दूसरे पद के पहले वर्ण से, दूसरे पद का पहला वर्ण भी ओ या आ होना चाहिए।
लेकिन यहां पे देखो दूसरे पद का पहला वर्ण अ या आ कैसे बनाओगे। ठीक, आपने जब अ से शुरू करोगे तो असु होगा, लेकिन ऊपर देखो अनुस्वार भी है, ऊपर देखो अनुस्वार भी है, समझ पा रहे हैं। तो यहां पे क्या होगा, या तो अंशु होगा या आंसु होगा। तो अंशु सही शब्द रहेगा या आंसु शब्द सही रहेगा, अंशु शब्द सही रहेगा। तो यहां होगा सुधा योग अंशु, सुधा योग अंशु। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई अंग कहां से आ गया, यहाँ पे अंग नहीं है, यहाँ पे अ अंग, इसको कैसे लिखते हैं, अ ये ऐसे अंगों का, तब जाके वो अंग बनता है, समझ पा रहे हैं। तो क्या होगा, सुधा योग अंशु, समझ गए हैं, क्लियर हो गया है। तो सुधांशु, सुधा योग अंशु, क्लियर, ठीक है। तो इतना ही रखो इसमें, बाकी इसके बाद आपका अगले गुण संधि, ठीक।